हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में इंट्रोडक्शन टाइप कुछ दिया था। उसमें बताया था कि अनुच्छेद कितने से कितने तक मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया है, कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं और संविधान के किस देश के संविधान से प्रेरित होकर इनको यहाँ पर लिया गया है। ये सारी बातें मैंने मौलिक अधिकार की पार्ट 1 में बता दी थी और वहाँ पर सब समानता का अधिकार भी बता दिया गया था डिटेल से। सभी 6 के 6 अधिकारों के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की पार्ट 2 में दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको 19 से 22 अनुच्छेद तक डिफाइन किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं जो पहला है वह है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब जो 19(1) में दिया गया है, 19(1) का में इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखते हैं। पहले में दिया गया है अभिव्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति या विचारों को रखने की आज़ादी है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, आरटीआई 2005 में जो आया था कानून, आरटीआई लगाने की स्वतंत्रता प्राप्त है सभी को। और मतलब कि कोई भी किसी भी गवर्नमेंट से जुड़े या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े किसी भी बात के बारे में हर नागरिक जानकारी ले सकता है। इसके बाद है झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता मिली है नागरिकों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, वो है जैसे अपने ऑफिस पर, अपने घर पर, कोई भी अपने वहाँ पर झंडे का प्रयोग कर सकते हैं। और ये कब मिली थी, 2004 में। नवीन जिंदल जो हमारे सांसद रह चुके हैं, उनके प्रयासों से ये मिली थी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आया, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आरटीआई 2005, झंडा फहराने की आज़ादी। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, 19(1) का के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद है शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी, कि नागरिकों को या किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी प्राप्त है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये अस्त्र शस्त्र से रहित होनी चाहिए। किसी भी सभा या संगठन में अस्त्र शस्त्र या हथियारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, शांतिपूर्वक सभा अपनी बात रखने के लिए हड़ताल कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ये सारी आज़ादी इसके अंतर्गत आती है। ये किसमें दिया गया, 19(1) ख में। इसके बाद है संघ बनाने की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति संघ या संगठन बना सकता अपनी बात रखने के लिए या मेजोरिटी दिखाने के लिए। और संघ या संगठन बनाने की उसको आज़ादी है। ये किसके अंतर्गत आता है, 19(1) ग के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है 4th नंबर पे भारत के राज्य क्षेत्र में निवास व भ्रमण की आज़ादी। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को कहीं पर भी भ्रमण, कहीं पर भी आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये किसके अंतर्गत आता है, 19(1) घ के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है 5th जो है व्यापार करने की आज़ादी। किसी भी व्यक्ति को पूरे भारत में कहीं पर भी आजीविका हेतु कोई भी कार्य करने या व्यापार करने की आज़ादी दी गई है इसके अंतर्गत। और ये किस में आता है, 19(1) अंगा। तो ये जो 5 अधिकार हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, 19 अनुच्छेद 19 के तहत ये आते हैं। और ये इसके सब पार्ट हैं। तो ये आशा है समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा है इसमें अपराधों के विषय में दोष सिद्ध हेतु संरक्षण। अपराधों के विषय में दोष सिद्ध हेतु संरक्षण ये दिया गया अनुच्छेद 20 में। और इसमें है सबसे पहले कार्योत्तर विधियों से सुरक्षा। और ये अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत आता है। कार्योत्तर विधियों से सुरक्षा का मतलब है कि अपराधी को उस समय के कानून के तहत ही सजा मिलेगी जब उसने अपराध किया होगा। मान लो कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है 2015 में और आज उसका जो केस की सज़ा सुनाई जा रही है, उसके मतलब कि उसको सज़ा सुनाई जा रही है, तो वो जो सज़ा होगी उसको आज के समय के अनुसार नहीं, आज का जो कानून है उसके अनुसार नहीं, बल्कि जब उसने अपराध किया था उसी समय के कानून के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। और अगर सेम है सज़ा तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सज़ा मान लो को उसने जो पर्टिकुलर अपराध किया था 2015 में, मान लो किसी ने कोई अपराध किया, तब उसकी सज़ा थी 6 महीने और आज उसकी में कानून में बदलाव आकर उसमें सज़ा हो गया 1 साल की, तो उस व्यक्ति को उसी समय के कानून के अनुसार यानी 2015 के कानून के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। अब आगे है दोहरे दंड से सुरक्षा। दोहरे दंड से मतलब है कि किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार उसको सज़ा नहीं दी जा सकती।
अब इसमें तीसरा है आत्म अभिशंसन से सुरक्षा। आत्म अभिशंसन से मतलब सुरक्षा से मतलब है कि कोई भी अपराधी खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को या अपराधी को अपने लिए या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आगे है, मैंने ये फोर्थ लिख दिया पहले, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं थर्ड। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे। थर्ड है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा भी कहा जाता है, और ये आता है अनुच्छेद 21 के तहत। अब इसमें एक और अधिकार जोड़ा गया था, वो क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार दिया गया। शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया। और ये कब हुआ? 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा है व्यक्ति की निजी, इसको निजता का अधिकार भी कहा जा सकता है। इसको जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार भी कहा जा सकता है। इसी के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये इसमें जोड़ा गया था। अब जो मैंने फोर्थ लिख दिया था ऊपर, बंधीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा, ये किसके अंतर्गत मैंने बताया था? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसको यहाँ पर देख लेते हैं, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। अब देखते हैं क्या होता है बंधीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा। यानी बंधीकरण होता है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी जो अपराधी की होती है, उसके लिए उसको क्या सुरक्षा प्रदान की गई है? तो उसमें इसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी अपराध के लिए, उसको कारण पूछने का अधिकार दिया गया। यानी अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है किसी अपराध के लिए, तो उसको कारण पूछने का अधिकार दिया गया कि व्यक्ति पुलिस द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण पूछने का अधिकार दिया जाता है। और क्या बताया है इसमें? और है इसमें कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर किसी अपराधी को कोई पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो सबसे पहले उसको कारण पूछने का अधिकार है। दूसरा, उस पर्टिकुलर अपराधी को 24 घंटे के अंदर पुलिस को किसके तहत किसके पास पेश करना होता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है अपराधी को। और तीसरा इसमें जो दिया गया वो है मनपसंद कानूनी सलाहकार लेने की छूट। यानी अपराधी को, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको कानून के अनुसार मनपसंद, अपना मनपसंद वो सलाहकार, कानूनी सलाहकार चुनने की आज़ादी दी गई है इसके अंतर्गत। तो ये किसके अंतर्गत दी गई है सारी सुरक्षाएं? बंधीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसके विरुद्ध उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कौन सी जो है वो दी गई है अधिकार? एक तो है कारण पूछने का अधिकार दिया गया है कि उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना जरूरी होता है पुलिस के लिए। और तीसरा है कानून के अनुसार मनपसंद कानूनी सलाहकार चुनने की उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आज़ादी होती है। यानी जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उसको अपना मनपसंद कानूनी सलाहकार चुन लेने की छूट होती है। अब तीसरा, ये तो हो गया सारा स्वतंत्रता का अधिकार, आशा समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा हम शुरू करते हैं। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24, क्योंकि 19 से लेकर 22 तक हमने किसको डिफाइन किया? स्वतंत्रता के अधिकार को। 19 में ये सारी 5 इसके भेद थे अंग तक, और इसमें
20 में दिया गया अपराधों के विषय में दोषसिद्ध हेतु संरक्षण। 21 में दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा। और 22 में दिया गया बंधीकरण एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा। तो इस तरह से इनको याद करना है, लिंक बनाकर एक दूसरे से। अब तीसरा जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि शोषण के विरुद्ध व्यक्तियों को क्या अधिकार दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद किस किस में डिफाइन किया गया है, इसको 23 और 24 में इसको डिफाइन किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, एक तो आता है इसमें कि मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम इन इत्यादि पर रोक लगाई जाती है। इसके अंतर्गत मानव व्यापार यानी जो मनुष्य का लेन देन, मानव का व्यापार जो देह व्यापार होता है मानव का, बंधुआ मजदूरी इसके अंतर्गत आती है, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब है जबरदस्ती किसी से कार्य करवाना, जबरदस्ती मजदूरी करवाना इत्यादि पर क्या है, रोक। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको लिया गया है। अब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत तो ये हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट है इसका कि बच्चों को कारखानों या खानों में कार्य करने का निषेध किया गया। कितने वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से जो कम होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व खानों में कार्य करने पर रोक लगा दी गई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये किया गया। तो ये हो गया शोषण का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। पहले में क्या है, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम इत्यादि पर रोक लगा दी गई अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व खानों में कार्य करने पर रोक लगा दी गई। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अब आगे देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारा जो फोर्थ अधिकार है वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसको डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसको डिफाइन किया गया है। अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। धार्मिक अंतःकरण, अभ्यास व प्रसार की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रसार करने, अभ्यास आदि का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया। अभ्यास आदि का अधिकार दे दिया जाता है इसके अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है धार्मिक विषयों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति धार्मिक प्रबंधन, अपने धर्म से संबंधित कोई भी प्रबंधन कर सकता है। धार्मिक प्रबंधन की उसको आजादी होती है। अपने धर्म से संबंधित कोई भी धार्मिक प्रबंधन व्यक्ति कर सकता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद तीसरे में क्या दिया गया इसमें, कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म की उन्नति हेतु क्या कर सकता है, वो कर या दान या चंदा
देने की आज़ादी दी जाती है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब फोर्थ है, इसी में लास्ट है इसका, कि किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्था में पूजा या संस्था, किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संस्था में पूजा, उपासना, एक ही बात है, पूजा करने व वहाँ पर उपस्थित रहने की आज़ादी दी गई है इसके अंतर्गत। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो आता है, आ गया समझ में। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें क्या क्या आता है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने, उसका प्रसार करने, उसका अभ्यास आदि का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। धार्मिक प्रबंधन, किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए, किसी भी तरह का प्रबंधन करने के लिए, उसको प्रशासनिक प्रबंध करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धर्म की उन्नति हेतु उसको कर या दान या चंदा देने की आज़ादी है किसी व्यक्ति को। यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। धार्मिक संस्था में पूजा करने या वहाँ पर उपस्थित रहने की आज़ादी है किसी व्यक्ति को, तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ये आता है। अब इसके बाद हमारा अधिकार है बच्चों, वो है नंबर 5, जो हमारा मौलिक अधिकार वो है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 और 30 में इसको डिफाइन किया गया है। कहाँ किया गया? 29 और 30 में कौन सा अधिकार है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार इसमें डिफाइन किया गया है। और इसके अंतर्गत आता क्या है? वो है कि किसी भी अल्पसंख्यक की भाषा, लेख तथा संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। किसी भी अल्पसंख्यक को, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं, उनको भाषा, लेख व संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है अधिकतर। किसी भी अल्पसंख्यकों को भाषा, लेख तथा संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है बच्चों? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद इसमें क्या है? किसी भी अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक को अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रशासन चलाने की का पूरी स्वतंत्रता उनको दी जाती है। ये अधिकार उनको दिया जाता है। और ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उनको दिया जाता है। अब जो लास्ट हमारा रहता है बच्चों मौलिक अधिकारों में, वो है सबसे जिसको BR अम्बेडकर जी ने क्या बताया? मौलिक अधिकारों की आत्मा बताया। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं इसको। और ये है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अब आप सोचेंगे कि अनुच्छेद
30 के बाद सीधा 32 आ गया। तो बच्चों अनुच्छेद जो 31 था उसको संपत्ति के अधिकार के साथ जोड़ दिया गया और उसको कानूनी अधिकार के रूप में चेंज कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो 300 का में जहाँ पर संपत्ति का अधिकार दिया गया वहीं पर 31 जो अनुच्छेद है वो भी उसी से रिलेटेड बनाया गया है। तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो इसको डिफाइन किया गया अनुच्छेद 32 में इसको डिफाइन किया गया है। और B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा, B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, इसको मौलिक अधिकारों की आत्मा की संज्ञा इसको दी है। इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा की संज्ञा दी है कि मौलिक अधिकारों की जो आत्मा है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चों अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों को ये हिदायत दी गई है या उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो 5 रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सीधे जाकर अपने किसी भी मौलिक अधिकार की सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। और वो 5 रिट कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिटों का अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो ये कौन कौन सी है, सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध। और चौथी है अधिकार प्रच्छा। और 5वां है उत्प्रेषण। तो ये 5 तरह के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट है जो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। किसके लिए, तुरंत किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इन रिटों के तहत उनके किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। तो ये है 5 रिट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस अधिकार को क्या है, B.R. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की आत्मा की संज्ञा दी है। ये जो 5 रिट बताए गए हैं इनको मैं अभी डिफाइन कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इससे आप बोरियत थोड़ा सा फील होगा आपको, तो इन 5 रिटों के बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो अब तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ज़रूर। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।